नमस्कार। आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। पिछले 24 घंटे से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति करवट ले रही है, उस पे हमने अपनी नज़रें बनाई हुई थी और जिस प्रकार के घटनाक्रम कल घटे हैं, वो इस बात को साबित करती हुई दिखाई दे रही है जो इतने दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। उसका एक ट्रेलर कल पूरे दिन देखने को मिला और बिहार में राजनीति पारा जो है वो चरम पर पहुंच गई है। कैसे, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप पिछले 72 घंटों की बात करें, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नज़र आएगी। इसमें आप अयोध्या की घटना को ले लें। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से देश का माहौल बना, उसके ठीक 12 घंटे के बाद सुबह सुबह नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, उनसे करीब करीब 1.25 घंटे की मुलाकात। उसके बाद उस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है शुरू से कि भाजपा और नीतीश में डील फाइनल हो गया है। सिर्फ उस पे एक पेंच फंसा हुआ है, सीएम की कुर्सी को लेकर। ये लगातार हम बताते रहे हैं कि मामला सिर्फ सीएम की कुर्सी पे फंसा हुआ है और ये तय मान करके चलिए कि जदयू और भाजपा के बीच में ये जो बातें हो रही है, इंटरमीडिएटी का जो काम हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के माध्यम से हो रहा है। कल जब मिल करके नीतीश कुमार आए थे राज्यपाल से, उन्होंने पत्रकारों से कोई भी बात नहीं की थी। उनके साथ विजय चौधरी अंदर गए थे, लेकिन जब नीतीश कुमार वापस लौटे थे तो विजय चौधरी उनके साथ नहीं थे और नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी कोई बात नहीं की थी। खबर ये आई थी कि वो वीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चा करने गए थे। इसमें भी बड़ा सवाल उठता है कि वीसी के चयन को लेकर राज्यपाल से इतनी देर की मुलाकात किसी भी एंगल से, इतनी लंबी चर्चा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उससे ठीक पहले जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए थे, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राज्यपाल भी मौजूद थे। चर्चा तो वहाँ भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से वो लौटे, उसके बाद तेजस्वी यादव चले गए और नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने वहाँ गए। अगर वीसी की बात आती है तो निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री को साथ में होना चाहिए था। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं गए? और अगर शिक्षा मंत्री नहीं गए और कार्यक्रम से जब निकले, तो क्या तेजस्वी यादव के पास इतना समय नहीं था कि नीतीश कुमार उनको लेकर जा सकते थे?
जब वहाँ से कार्यक्रम में निकले और राज्यपाल से ही मिलना था और यही बात थी, तो तेजस्वी यादव भी साथ जा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को न ले जाकर विजय चौधरी के साथ गए वहाँ पे और वहाँ से फिर निकले। ये भी दिन भर चर्चा का विषय बना। उसके उपरांत शाम होते होते नरेंद्र मोदी जी का कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, इसको इस प्रकार से समझिए कि ये एक मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, जो कि 24 तारीख को जिस प्रकार से जदयू के कर्पूरी जयंती में लोगों का हुजूम उमड़ा था, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षण था। वो अपनी शक्ति दिखा रहे थे कि देखिए हम कितने लोगों को ला सकते। लेकिन उसी समय उनके पास जो सरकार पे आरोप लगाने के जितने भी सवाल थे, 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर सबके मुंह बंद कर दिए। फिर रैली में जो हुआ वो आप सभी ने देखा। एक पार्टी जो गठबंधन की सरकार है और दोनों दलों ने अपने कार्यक्रमों को अलग अलग मंचों से कार्यक्रम किया। क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है? किसी एक व्यक्ति को ही याद करने का कार्यक्रम था और चूंकि महागठबंधन की सरकार है तो निश्चित तौर पे ये सरकारी कार्यक्रम भी बनाया जा सकता था और दोनों दल एक मंच पे आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से परिवारवाद का निशाना जो नीतीश कुमार ने साधा था, ये सारे क्रियाकलाप वहीं से शुरू हुए। जिस प्रकार से उन्होंने परिवारवाद को लेकर टिप्पणी की और उसके बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आना, ये उन आरोपों का प्रतिक्रिया था जो कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे लालू यादव पे की ओर इशारा करते हुए लगाया था। जबकि बिहार में ही नहीं, देश में भी आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक परिवार की ही पार्टी है और अपने परिवार को ही आगे आज तक उन्होंने बढ़ाया है और उसी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति चलती है। उसके बाद कल आपने देखा कि नीतीश कुमार ने अपने आवास पे बैठक बुलाई थी कैबिनेट की, जो सत्र आने वाला है बजट सत्र, उसके लिए। उस बजट सत्र में क्या होना है, उस कार्यक्रम को तय करने के लिए किस तरह के सवाल होंगे, उस पर चर्चा होने के लिए बैठक हुई थी। लेकिन आपने देखा कि वो बैठक मुश्किल से 15 से 20 मिनट चली और उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। सारे मंत्री अपने अपने घर चले गए। किसी भी प्रकार का किसी ने बयान नहीं दिया, मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई। ये सारी बातों को मैंने कल बताया आपको स्पष्ट रूप से। ये देखिए किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। और वहीं से
विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद शाम होते होते फिर से इधर बैठक बुलाई। जिस प्रकार से हाई अलर्ट हुआ, नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों की बैठक अपने घर पे बुलाई। राजद अलग बैठक कर रही थी। शाम में भाजपा के नेता दिल्ली तलब किए गए। वहाँ पर जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली गए। उसमें सम्राट चौधरी, रेणु देवी, इन सरी के नेताओं ने वहाँ पे गया। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से केसी त्यागी को बुलाया गया और केसी त्यागी ने यहाँ डेरा डाला हुआ था, और जब भी मीडिया उनसे पूछ रही थी तो खबर यही आ रही थी कि वो बहुत अर्जेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं और इस पर बाद में बात करेंगे। इन सारे घटनाक्रमों को एक पर एक जिस प्रकार से घटती गई है, अब आप इसको इस प्रकार से देखें, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना, किस प्रकार से इसकी शुरुआत कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने की थी। उन्हें उन चारों बैठकों के दौरान जो उनके प्रयोजन थे कन्वेनर बनने के, क्योंकि ये सब जानते हैं कि लालू यादव तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे और ये इसी के लिए इस गठबंधन की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन अंत होते होते आपने देखा कि किस प्रकार से गठबंधन जो बना था वो बिखरना चालू हो गया। अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब आसाम से बंगाल में इंटर करने वाली है, उससे ठीक पहले ममता बनर्जी का बयान आया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। और आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी विपक्षी दल हैं जो इस अलायंस में शामिल हैं, शुरू से और अभी तक यही बात कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग होनी चाहिए, सीट शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन उस पे अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया, आपने देखा कि बंगाल के प्रभारी अधीर रंजन चौधरी का किस प्रकार से बयान आ रहा था ममता बनर्जी को लेकर, और उस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर चाहे जयराम रमेश हो, केसी वेणुगोपाल हो, इवन राहुल गांधी ही कि ममता जी को इस गठबंधन की बड़ी नेता हैं, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। लोकल स्तर पे कोई भी नेता अगर कुछ बोलते हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। भैया क्या सॉर्ट आउट आप करोगे? आपने उनको राज्यसभा, अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे कोई हल्के नेता नहीं है, उनको आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाया हुआ है। क्या उनके बयानों का कोई अहमियत नहीं है? उसके ठीक तुरंत बाद आपने देखा कि भगवंत मान ने पंजाब में 13 सीटों पे अलग लड़ने का ऐलान कर दिया। तो सिर्फ ये 13 सीटों की बात नहीं है, आप यह मान करके चलें कि दिल्ली में भी कांग्रेस से केजरीवाल कोई भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यूपी की बात करें तो
आपने लगातार देखा है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बयान दिया है सीट शेयरिंग को लेकर, और जिस प्रकार से वो कैंपेनिंग के दौरान हर जगह पे अपने कैंडिडेट उतारते जा रहे हैं, ये भी तय है कि यूपी में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार भी शामिल है, क्योंकि आप ये निश्चित तौर पे मान कर चलिए, वो तो जानते ही हैं कि वो इस गठबंधन में उनको रहना नहीं है, ये उन्होंने तय कर लिया है। सिर्फ अगर सीएम कुर्सी की पेंच नहीं फंसी होती तो ये गठबंधन कब का टूट गया होता। सिर्फ इसी पेच के चलते ये गठबंधन बना हुआ है और सरकार वेंटिलेटर पे चल रही है। कोई भी प्रवक्ता, चाहे राजद के हों चाहे जदयू के हों, आप अगर किसी के बयान को देखेंगे, इवन अगर आप नीतीश कुमार को भी देखेंगे, तो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अगर केसी त्यागी के भी बयान को अगर आप देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इसके संकेत दिए हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस को सीट शेयरिंग को लेकर बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस इस बात को नज़रअंदाज करती रही, और ये एक मुख्य कारण है कि इस गठबंधन से लोग धीरे धीरे खिसकने लगे हैं। और ये होना तय था। अभी तो ये 3-4 लोगों के ही नाम आ रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे दल आपको देखने को मिलेंगे जो कुछ दिनों बाद इस गठबंधन से अलग होता हुआ दिखाई देंगे, और ये जो पहले यूपीए था उसी यूपीए स्वरूप में ये रह जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है। और जिस प्रकार से पहले भी मैंने बोला कि नीतीश कुमार को ये पहले पता चल गया था कि यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिलना नहीं है, तो जो उनकी सीएम की कुर्सी है वो सुरक्षित रह जाए। और जिस प्रकार से उनके सांसद और विधायक में उपापोह की स्थिति बनी हुई है, आप ये मानिए कि जदयू के 60% सांसद और विधायक ये चाहते हैं कि पिछले बार चुनाव में नरेंद्र मोदी के लहर से वो चुन कर आए थे, और अगर वो महागठबंधन में रहते हैं तो उनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। वहीं 30% ऐसे लोग हैं जो राजद के साथ कंफर्ट हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में बने रहें। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार की अपनी जो मंशा है बीआरएस लेने की, वो प्लान मैं लगातार कहता रहा हूँ कि वो बीजेपी से ही मिल सकती है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी 13 तारीख को, जो रैली कैंसिल हो गई, और अभी 4 तारीख को वो रैली होनी है। खबरें ये भी आई थी कि एक विशेष पैकेज नरेंद्र मोदी बिहार को देने वाले हैं। 6,000 करोड़ का पैकेज है। तो क्या इस पैकेज को देने के समय कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग हैं, वो एनडीए में वापस आकर के
इस पैकेज को स्वीकार करने वाले हैं कि उस समय तक महागठबंधन में वो रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी देखना होगा कि उस समय वो रैली होती है या आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जब विशेष पैकेज मिलेगा तो निश्चित है कि नीतीश कुमार एनडीए में होंगे और इसी के हिसाब से कार्यक्रम बन रहे हैं। अभी राहुल गांधी की यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि केसी त्यागी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये कांग्रेस का अपना रैली है और हमारे पहले से तय कार्यक्रम है, उन्होंने मुझे नहीं बोला है, इसलिए नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने डोमिनेंस किया है राजद को, आपको क्या लगता है आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सिर्फ सत्ता के लिए समझौता करना और नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना? ये तेजस्वी यादव के लिए भारी हो गया और उनकी जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में उनकी राजनीतिक परिपक्वता देखने को मिली थी, जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेनिंग किया था और बहुत कम क्षणों कुछ सीटों के चलते वो सरकार बनाने से चूक गए थे। उस स्थिति को अगर आप देखेंगे, उन्होंने उस समय अपनी अलायंस कांग्रेस को 70 सीट विधानसभा की लड़ने के लिए दी थी। अगर वो उस समय उतनी सीटें उसको नहीं देते तो निश्चित तौर पे आज वो बिहार के सीएम होते। वो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसके बाद सत्ता में लौटने के लिए और जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार पिछले 1.5 सालों से चल रही है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के फैसलों में राजद का कोई भी दखल अंदाजी नहीं है और राजद के कंधे पे बंदूक रखकर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया है, ये कहीं न कहीं बिहार में राजद को और ख़ास करके तेजस्वी यादव को पीछे की ओर ढकेला है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि अगर उस समय ये गठबंधन नहीं होता और चुनाव की स्थिति बनती तो निश्चित तौर पे बिहार के अगले सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते। इन सारे क्रियाकलापों को अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से
ये एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, ये सारी बातें स्पष्ट होती हुई दिख रही है कि बिहार के राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम किस ओर इशारा कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले जीतन राम मांझी ने एक डेडलाइन दी थी 25 तारीख की, कि 25 तारीख तक कुछ न कुछ बड़ा हो जाएगा। और जिस प्रकार के घटनाक्रम कल घटे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार का परिवारवाद पे आरोप लगाना, रोहिणी आचार्य का ट्वीट करना, कैबिनेट की मीटिंग 15 से 20 मिनट चलना, ट्वीट पे नीतीश कुमार का रिपोर्ट मांगना, उसके बाद ट्वीट का डिलीट होना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि नीतीश सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि नाखून कटा के शहीद होने वाला, तो उन्हें एक ये मान के चलिए कि एक मौका तो ये ट्वीट के माध्यम से मिल गया है कि नाखून काट दिया गया है, अब शहीद होने की बारी है। इसी का प्रतिफल देखने को मिला और इसके आगे कैसे कैसे घटनाक्रम बदला है, इसके बारे में हम फिर से दोबारा आपसे चर्चा के लिए ज़रूर उपलब्ध होंगे बहुत जल्द। आप इसको समझिए, हम फिर वापस से आपके साथ चर्चा में खबरों के साथ जुड़ेंगे और आगे क्या हुआ इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहित होने का मौका मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।